सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। सुशांत केस में सीबीआई आई और रिया घबराई। जी हां, रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली गई है जिसमें सीबीआई और ईडी की जांच का विरोध किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं रिया ने कहा कि पटना में राजनीतिक दबाव में केस दर्ज किया गया। रिया ने 2G और आरुषि तलवार केस का उदाहरण देते हुए अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन दोनों मामलों में मीडिया ने लोगों को दोषी करार दे दिया था। रिया ने कहा कि मीडिया ट्रायल में उनको भी दोषी साबित किया जा रहा है। गवाहों के बयानों को तोड़ मरोड़कर मीडिया दिखा रहा है। रिया ने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। पिछले कुछ समय में दूसरे अभिनेताओं ने भी आत्महत्या की, लेकिन सुशांत के केस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इसकी वजह बिहार चुनाव है। हलफनामा में रिया ने कहा कि मामले को सनसनीखेज बनाकर उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हजारों करोड़ के वित्तीय घोटालों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कभी भी दिन के उजाले को नहीं देख पाएंगे। बिना किसी अधिकार क्षेत्र के मामले की जांच कर रही एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अदालत उसे संरक्षण दे और उसे राजनीतिक एजेंडा का बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। रिया ने यह भी कहा कि अगर अदालत इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस जांच का क्षेत्राधिकार मुंबई होना चाहिए, पटना नहीं। तो रिया चक्रवर्ती के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सीबीआई जांच का विरोध करने के मुद्दे पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि ऐसी हरकत से रिया चक्रवर्ती खुद एक्सपोज हो रही हैं। इससे पता चलता है कि पहले सीबीआई जांच की मांग करना रिया चक्रवर्ती का ढोंग था। अब जब मामला एफआईआर दर्ज हो गया है और सीबीआई को दे दी गई है बिहार सरकार द्वारा, अब सीबीआई को अपोज कर रही है, कह रही कि सीबीआई के पास नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए एक तरह से अपने आप को पूरा ही दिखावा उनका क्लियर हो गया है कि ये बिल्कुल उनका एक सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए उनका एक स्टेटमेंट था। वो कभी भी उनकी मंशा नहीं थी कि मामला सीबीआई जाए। जहां तक मीडिया ट्रायल का सवाल है, मीडिया पूरे विश्व में कभी भी कोई इंपॉर्टेंट केस होता है तो मीडिया उसको कवर करता ही करता है। और जहां तक सच्चाई का सवाल है, अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो मीडिया का भी काम है सच्चाई तक पहुंचना। तो अगर जो मीडिया जो कैंपेन चला रहा है तो जहां सच्चाई है वही देख करके चला रहा है। वहीं रिया चक्रवर्ती के हलफनामे पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि सच से पर्दा उठ जाने के डर से रिया और शिवसेना के लोग घबराए हुए हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दल शिवसेना के द्वारा भी खड़े किए गए हैं। शिवसेना और रिया चक्रवर्ती अगर एक जैसी जुबान बोल रहे हैं तो निसंदेह ये एक गहरे साजिश की ओर भी ये इसका इशारा है कि कहीं ना कहीं उनके गुनाहों पर पर्दा डालने का काम प्रभावशाली लोग एक राजनीतिक दल के साथ जो जुड़े हैं वो कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सुशांत सिंह के मौत पर जिस तरह से बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो सियासत कर रही है, ये उचित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिले, उनके साथ न्याय हो, यही देश चाहता है। तो पहले रिया चक्रवर्ती ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब वो घबरा गई है। रिया की घबराहट को जरा समझिए। सीबीआई की एंट्री से बढ़ी है परेशानी। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की जांच के डर से लगातार खुल रहे राज से परेशान है रिया। अब तक मुंबई पुलिस कर रही थी लीपापोती, लेकिन सुशांत के लिए उठी आवाज से रिया अब बेचैन हो उठी हैं। तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच और ईडी से लगातार पूछताछ के बाद घबराई हुई है। सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से आज ईडी पूछताछ कर रहा है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मैनेजर श्रुति मोदी से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। सुशांत केस में सुशांत के करीबी रहे सिद्धार्थ पिटानी से भी पूछताछ हो रही है। वहीं रिया के सीए रितेश शाह भी ईडी दफ्तर में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर रिया ने पहली बार पूछताछ के दौरान 7 अगस्त को अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। ऐसे में इस बार रिया से कड़ी पूछताछ की जा रही है। रिया और उनके सीए के बयान में अंतर की वजह से ईडी दोनों को आज आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस के मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत के गैर जिम्मेदार बयान दिया है, जिसको लेकर बिहार के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। सवाल है कि सीबीआई जांच से शिवसेना के नेता इतने परेशान क्यों हैं? मेरी जानकारी है और ये सच, उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। सुना आपने, ये शिवसेना के बयानवीर हैं। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक हैं। लेकिन इनकी भाषा देखिए, जब एक बाप ने अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा तो इन्होंने बाप बेटे के रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर दिए। संजय राउत के बयान पर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने मानहानि का केस करने की बात कही है। राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना माने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का माने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफ़ी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। दरअसल संजय राउत को सुशांत सिंह राजपूत के पिता से परेशानी नहीं है, इन्हें परेशानी है उस जांच से जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच दुनिया के सामने लाने के लिए की जा रही है। अब चाहे वो बिहार पुलिस की जांच हो या फिर सीबीआई की। सुशांत के पिता से क्या संबंध था, नहीं गया, ये संजय राउत क्या उस पंचायती करते थे क्या उनके परिवार में जाके? ज्ञान के भंडार वही है क्या कि पारिवारिक संबंध कैसे थे? अरे मुंबई पुलिस क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? देश ये पूछ रहा है कि इस पे बोलिए और क्या अगर कुछ सुधार कर सकते हैं वो बोलिए। तो क्या अनाप शनाप बक रहे हो? महाराष्ट्र सरकार का शुरू से रवैया ठीक नहीं रहा और आज भी महाराष्ट्र सरकार का रवैया जो निष्पक्ष जांच के लिए कार्य करना चाहिए वह नहीं किया जा रहा है। ये जो जांच को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 2 शादी किए थे, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को नाराजगी था। मैं तो उनको बहुत विद्वान समझता था, लेकिन जो इनका भाषा जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझको लगता है मानसिक रूप से निश्चित तौर पर बीमार व्यक्ति इस तरह का भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। सुशांत सिंह की मौत के बाद 40 दिनों तक मुंबई पुलिस जांच के नाम पर खाना पूर्ति करती रही, लोगों का ध्यान भटकाती रही और जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने परेशान होकर पटना में केस दर्ज करा दिया तो बिहार पुलिस जांच करने मुंबई पहुंच गई। तब मुंबई पुलिस और बीएमसी जांच में बाधा डालने लगे। अब जबकि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है तो एक बार फिर ये लोग इसी तरह की धमकी दे रहे हैं। तरफ सीबीआई के पास ये मामला जाने वाला है सुशांत सिंह राजपूत का, क्या सीबीआई के अधिकारी आते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू रहेगा? एक तो ये मेरे काम का भाग नहीं है, लेकिन मुझे यही एक समझ में सबके समझ में जाना चाहिए, कोई भी आए तो भी उसके लिए बीएमसी की एसओपी सेम रहे। महाराष्ट्र में अभी जिस पार्टी की सरकार है उसके नेताओं का चरित्र हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। पहले भी मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता दुर्व्यवहार करते रहे हैं
और अब जबकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है, महाराष्ट्र सरकार का रवैया सवालों में है, तो शिवसेना के नेता बौखला गए हैं। सवाल है कि सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार परेशान क्यों है? कौन से राज खुलने का डर सता रहा है शिवसेना को? किसे बचाने की कोशिश में है शिवसेना? सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तब तक महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, मुंबई पुलिस और बीएमसी कौन कौन सा हथकंडा अपनाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मामले में पूछताछ जारी है और साथ साथ जांच भी जारी है। दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। जी हां, चुनाव कब होगा फिलहाल ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस ढंग से मुख्यमंत्री लगातार उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर विकास के मुद्दे पर ही मैदान में जाने की तैयारी में हैं। बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, जबकि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार के विकास पर सवाल खड़ा कर दिया है। हमारी पूंजी है विकास और सद्भाव और समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास। इसलिए हम तो विपक्ष के तमाम नेताओं को चुनौती देते हैं कि आपको भी 15 वर्ष काम करने का मौका मिला, 55 वर्ष काम करने का मौका मिला। अपने गांव के अंदर आपने क्या काम किया, कितनी गली बनवाई, कितना सड़क बनवाया, कितना बिजली पहुंचाया, कितने लोगों को स्कॉलरशिप दिया, कितने को सोशल सिक्योरिटी का पेंशन दिया। गांव का मानक मान लीजिए, विकास तो हमारा मुद्दा ही है। तो निश्चित रूप से विकास तो सबसे पहला मुद्दा होगा और पूरे चुनाव की जो पहला थीम लाइन होगा कि विकास और हमारा नेतृत्व करता। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आपदा में भी काम किया तो आपदा भी मुद्दा होगा। आज 80 करोड़ परिवारों को राशन घर तक पहुंचा देना ये सामान्य बातें नहीं थी। हमारे 15 वर्षों में जो हुआ इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सामाजिक न्याय हो, चाहे गरीब गुरबों को का विकास हो, ये हुआ। लेकिन इनके 15 वर्षों में क्या हुआ, 5 काम मुख्यमंत्री जी नहीं बता पा रहे। हमारे 15 वर्षों का भय दिखा करके अब कितना दिन ये लोग राज करेंगे। तो एक तरफ समय पर बिहार विधानसभा चुनाव कराने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक यही तय नहीं है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के तेवर ने कई सवालों को जन्म दे दिया है, जबकि आरजेडी का कहना है कि सब कुछ ठीक है। महागठबंधन में मचे घमासान पर जेडीयू नेता तंज कस रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एनडीए के लोग पहले चिराग पासवान को संभाले। तेजस्वी यादव से भी कहूंगा और कांग्रेस के भी जितने शीर्ष लीडर हैं कि आप लोग सभी मिलकर जितना जल्दी हो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावें और सीट का बंटवारा करें, इसलिए चुनाव एकदम नियत समय पर होने जा रहा है। इसलिए यदि आप नहीं करते हैं आने वाला समय में हम लोग को हार खानी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ सब चीज़ तयशुदा है, किसको कितनी सीटें मिलेगी और बड़े भाई की भूमिका आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये कांग्रेस भी मानती है, रालोसपा भी मानती है और सब लोग मानते हैं। अभी जो लोग हैं चुनाव आने दीजिए, कितने लोग रहेंगे मुझको पता नहीं। मांझी जी अलग राग अलाप रहे हैं, उपेंद्र जी अलग राह लिए हुए हैं, मुकेश सहनी जी का अलग राह है, आने दीजिए। इन लोग का जो अंदरूनी मामला है वो बहुत खराब चल रहा है। कुमार के नेतृत्व में पराजय का सामना करना पड़ेगा, तो नीतीश कुमार को दरकिनार करने का पूरा प्लान कर लिया है भाजपा। तो हमारे यहाँ तो सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सोचे कि नीतीश कुमार को कब विदाई है, ये नीतीश कुमार को सोचना है। भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि चुनाव वो कब करा रहे हैं। हमको तो जब चुनाव होगा तब हम कराएंगे। मेरे यहाँ सब कुछ ठीक है, तब भी हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और लोजप्पा में सब ठीक नहीं है, मेरे यहाँ सब ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य के 16 जिलों की
74,20,000 की आबादी प्रभावित है। राहत और बचाव में एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 17 टीमें लगी हुई हैं। प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई में 9 लाख लोगों को खाने पीने की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। बैठक में सीएम नीतीश ने बाढ़ के दौरान नेपाल से मदद नहीं मिलने का मुद्दा भी पीएम मोदी के सामने उठाया और कहा कि नेपाल से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बैठक में सीएम नीतीश ने ग्रेजुएट रिलीफ पर एक बार में 25% राशि खर्च की सीमा समाप्त करने की मांग की है। साथ ही फरक्का बराज और कोसी मेची नदी को राष्ट्रीय नदी जोड़े परियोजना में शामिल किए जाने की भी मांग उठाई। अब जरा सीएम नीतीश कुमार की चिंता को समझ लीजिए। दरअसल नेपाल में भारी बारिश से बाढ़ में आती है बाढ़ और नेपाल वाटर मैनेजमेंट में है ये मामला फिसड्डी है। भारत के सहयोग से नेपाल में बने हैं कई डैम। नेपाल डैमों की मरम्मत में डालता है अड़ंगा और इसी को लेकर के नीतीश कुमार चिंतित हैं। नो मैंस लैंड में भी काम नहीं करने देने का नेपाल पर सीएम ने आरोप लगाए हैं। सहयोग तो नहीं आएगी लेकिन बिहार में बाढ़ जरूर आ जाएगी। चलिए अब बात कोरोना की। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में रोज नित नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। राजधानी पटना में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सीआरपीएफ का बिहार सेक्टर मुख्यालय भी इसकी चपेट में आ गया है। सीआरपीएफ कैंप में कोरोना बम फटने के कारण पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पटना के अमित कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। पटना के राजीव नगर स्थित सीआरपीएफ का बिहार सेक्टर मुख्यालय कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यालय में रहने वाले करीब 105 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीआरपीएफ के पूर्व जवान निशांत कुमार ने मुख्यालय में कोरोना बम फटने के लिए डीआईजी हसनैन के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना पॉजिटिव जवान और उसके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है ताकि सच कैंपस के बाहर नहीं जा सके। निशांत 15 साल तक देश की सेवा कर चुके हैं। जयवर्धन नाम के एक अधिवक्ता भी कुछ ऐसी ही शिकायत करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और गृह मंत्रालय को इससे अवगत भी कराया है। डीआईजी साहब अपना और अपने परिवार को लेकर होम क्वारंटाइन हो जाते हैं। अधिकारी अपना होम क्वारंटाइन हो जाते हैं, लेकिन जवानों को और अधीनस्थ अधिकारियों को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके कैंप के अंदर में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा सुविधा नहीं है। न हॉस्पिटल की सुविधा है, न डॉक्टर की सुविधा है, न जांच करने की सुविधा है। डीआईजी हसनैन ने ये स्वीकार करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर मुख्यालय कैंपस में बहुत से जवान कोरोना पॉजिटिव मरीजों की चपेट में आए हैं। सभी की जांच कराई गई है, किसी में कोरोना का लक्षण नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर सभी का इलाज मुख्यालय के अलावा पटना सिटी स्थित कंगन घाट और मुजफ्फरपुर में कराया जा रहा है। हम हर तरह की यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो उसमें किसी वजह से यहाँ पे हर तरफ मारामारी फैली हुई है, महामारी, तो यहाँ भी थोड़ा हो गया है। तो हमने पूरे उसके उपयोग कदम उठाए हैं। इनसे बचने के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं और सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी को कोई लक्षण नहीं है। बिहार सेक्टर मुख्यालय के पीआरओ मुन्ना सिंह सीआरपीएफ के पूर्व जवान निशांत और अधिवक्ता जयवर्धन सिंह के आरोपों को खारिज करते हैं। हालांकि मुन्ना सिंह ये जरूर कहते हैं कि छोटी मोटी तालमेल में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी। विभाग उन सभी की जांच कराएगा। कहीं छोटी मोटी तालमेल में कहीं गड़बड़ी हुई होगी किसी का आदेश लेने में। ऐसा नहीं कि किसी को रूटीन मेडिकल चेकअप, रूटीन चेकअप, ड्यूटी तो चली रही है, ड्यूटी जहाँ भी है, ड्यूटी में ऐसा कोई किसी को परेशानी हुआ हो और छोटी मोटी परेशानी कहीं पर तालमेल में नीचे लेवल पे हुआ होगा तो उसको हम लोग जांच करेंगे, देखेंगे भी उसको कहाँ गड़बड़ी हुई है। सीआरपीएफ के पीआरओ मुन्ना सिंह भले ही साफगोई से जो भी दलील दे, लेकिन तस्वीर जो है बिल्कुल उलट है। इस कैंपस में कई लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं तो कुछ लोग जो हैं सामान्य, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग सामान्य हैं उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो पूरे कैंपस की हकीकत जो है वो बाहर चली जाएगी, वो राजफाश जो है वो खुल जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं वो लोगों को एक तरह से कह सकते हैं तो तालों में जकड़ करके रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी अधिकारियों ने करीब 10 घंटे की
पूछताछ की और इसके बाद ईडी दफ्तर से रिया निकल चुकी हैं। पिता भाई भी निकले हैं। दूसरी बार भी रिया ने नहीं दिया है संतोषजनक जवाब। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, मुंबई से आ रही है, जहां रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हो गई है। आज 10 घंटे तक की पूछताछ चली है। ईडी दफ्तर से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं। उनके पिता और भाई भी निकले हैं। दूसरी बार भी रिया ने नहीं दिया है ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से आ रही है, जहां रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ आज की खत्म हो चुकी है। 10 घंटे की ये मैराथन पूछताछ हुई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें एक बार फिर ईडी ने जो सवाल रिया चक्रवर्ती उनके भाई से या उनके पिता से की है वो संतोषजनक नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।